नमस्कार, मैं सोनू वर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में। आज हम लोग फिजिक्स के एक टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आउटलाइंस के रूप में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड वन इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बाद वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक होगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद होगा इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो एग्जाम में हमारे एक अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना बनती है। तो एक बात मैं और बता दूं, जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आजकल सीबीएसई के जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उससे यह हमें पता लगता है, उससे हमें यह अनुमान लगता है कि हम अगर कॉन्सेप्ट्स को अगर बढ़िया से नहीं समझेंगे तो हमारे एग्जाम में बहुत परेशानी हो सकती है। और हमारे सिर्फ क्वेश्चन के रटने रटाने से ही हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं माना जाता है। जब तक हम उसके तथ्यों को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ ना लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल कर ना लें, इससे हमारा पढ़ाई पूरी नहीं होती है। तो इसलिए आपसे आग्रह यह है कि आप इस लेक्चर को या वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड सवाल को जरूर हल करें, तभी इस वीडियो का आपको फायदा मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज सबसे पहला चीज शुरू करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेजिस्टर और ए रेजिस्टिव सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब यह हुआ कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो होने के कारण, यानी कि करंट फ्लो होने के कारण जो उसमें एक हीट उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये एक फेनोमेनन है। अब इसके पीछे जब रीजन बिहाइंड इट जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज और जानना पड़ेगा, हाउ हीट इज प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब एक सर्किट से पास हो तो उससे हीट किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, इसको भी हमें जानना है। तो देखिए, जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें किसी भी मैटर के कंपोजिशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम मैटर के कंपोजिशन को ध्यान में रखेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि ये मैटर, द एटम ऑफ मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन is negatively charged, proton is positively charged, whereas neutron has no charge. So when electron moves from one atom to another atom, then a charge is created at the atom that is positive charge, and the atom which has least number of electrons, that is called ions. Or the atoms which has also more number of electrons, that is also called ion, that is negative ion. So we will discuss about electrons and ions. हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और आयंस जो होते हैं अपने जगह पे स्टेबल होते हैं। और एक चीज और हम यहाँ पे ध्यान करेंगे कि जब चार्ज क्रिएट हो रहा है वो हमारे किस लिए क्रिएट हो रहा है कि हमारे आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर चुके होते हैं। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है और हमारे आयंस में पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी वो किसी दूसरे जगह फ्लो होगा। तो अब इसी चीज को ध्यान रखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव करेगा तो उसके रास्ते में बहुत सारे आयन मिलेंगे या फिर अनदर इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं। तो उसमें एक रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन होता है। तो उसको ये पाथ क्रॉस करने में बहुत ही ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है और इस ऑब्स्टेकल्स के अकॉर्डिंग उसको फोर्स लगाना पड़ता है और फोर्स से वर्क डन होता है और यही वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और दिस इज द रीजन बिहाइंड द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे मैंने लिखा है, एक बार आपको पढ़ देता हूँ। When a potential difference is applied across the ends of a conductor, the electron begin to move from lower potential, that is negative charge. जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे वहां पे निगेटिव चार्ज रहेगा, उसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं, टू हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल
The motion of these electrons is not smooth because they experience a resistance on account of their collision with other electrons and also with the ions in the conductor. मैंने एक्सप्लेन किया इसको कि आयंस और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है और उससे इसके ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सम वर्क इज डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज दिस वर्क डन दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट. और यही वर्क डन जो होता है हीट में कन्वर्ट हो जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए खाली हमको रट लेने से नहीं हमारा सिलेबस कंप्लीट होता, हमको इसको समझना जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. अब देखिए इनफैक्ट होता क्या है. When the electron collide with the ion begin to vibrate. आयन जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है हमारे आयंस के साथ, आयन बिगिन टू वाइब्रेट rapidly and it is this rapid vibration of the ions which appears to form heat. और आयंस जो होते हैं जनरली सारे आयंस एक ही चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जब एक दूसरे से के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं तो उनमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब देखिए अब हमको नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का था वो था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. हमारे एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे और जिनका नाम था जेम्स प्रिस्कॉट जूल, जिसका आप फिगर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई किया था. 1841 में इन्होंने एक लॉ बनाया और उस लॉ का नाम था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो इसी इफेक्ट में इन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया है. तो चलिए देखते हैं क्या इन्होंने बताया है. देखिए इन 1841 जेम्स प्रिस्कॉट जूल 1880 टू 1889 यानी कि 1818 में जन्म और 1889 में इनकी मृत्यु हो गई थी. एक्सपेरिमेंटली स्टडी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हिच इज डिनोटेड बाय H, कैपिटल H, when a current is denoted by I, flows through the conductor of resistance R for a time t is given by H is equal to I square RT. The relation is called the Joule's law of heating. यानी कि एक कंडक्टर में अगर हमारा हीटिंग इफेक्ट को H से डिनोट करें, करंट को I से डिनोट करें, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करें और जितने देर तक हमारा करंट फ्लो होता है उसको T से डिनोट करें, तो हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. और ये हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो एनर्जी का वैल्यू होगा और इसको हम लोग जूल में लिखते हैं. अब देखिए इस लॉ को जो उन्होंने दिया एक एक्सपेरिमेंट और एक रिलेशनशिप के आधार पे दिया. तो क्या रिलेशनशिप दिए हैं इसको भी देख लिया जाए. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज गिवन बाय अ रेजिस्टर इज. देखिए क्या होता है, एक रेजिस्टर मैंने होता है कंडक्टर जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है. तो हर एक आपके सब्सटेंस में कुछ आयंस रहेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आयंस रहेंगे तो उसमें ऑब्स्टिकल्स होगा ही और वही ऑब्स्टिकल्स हमारा रेजिस्टेंस कहा जाता है. तो अब देखिए जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होगा, फर्स्ट पॉइंट है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर. यानी कि वो हमारा कंडक्टर से जितना हीटिंग इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके कितने अमाउंट में उसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. और इसको लिखते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि H का वैल्यू तब बढ़ेगा जब I का वैल्यू बढ़ेगा, I स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा. एंड सेकेंड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर. यानी कि अगर हमारा हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा. And third one is directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. अगर ज्यादा देर तक हमारा करंट फ्लो होता है तो हमारा हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा. आप देखे होंगे जनरल लाइफ की बात है कि अगर किसी भी मशीन में जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला है ज्यादा देर तक हम चलाते हैं तो ज्यादा गर्म हो जाता है. और दिस इज ओनली ड्यू टू बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब देखिए मैंने बता भी दिया था कि जो इसे हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग जूल में डिनोट करेंगे, क्योंकि हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह यही है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे और हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी.
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेफिनेशन होता है द टोटल वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे डेफिनेशन दिख रहा है आपको, द टोटल वर्क डन, यही हमारा डेफिनेशन है। फिर से देख लें, ये वाला डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V से डिनोट होता है, करंट जिसको I से डिनोट करेंगे, टाइम T को डिनोट करता है, और Q जो है हमारा चार्ज होता है। अब हम लोग जानते हैं पहले से कि I बराबर Q डिवाइडेड बाई T होता है। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा Q इक्वल टू आई टी। हमको एक इक्वेशन डिराइव करना है, तो यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन हम दूसरी बात यह भी जानते हैं कि V बराबर W बाई Q। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें एक मिलेगा W इक्वल टू वी क्यू। अब देखिए, हम एक और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि W बराबर वी क्यू और हमारा Q बराबर आई टी होता है, यानी कि आपका W बराबर वी आई टी होगा। इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं, इसको यूज़ करेंगे हम लोग। अब ओम ला जब हम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि V इक्वल टू आई आर। इसके बाद हम ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो W बराबर यहाँ पे हमने लिखा है वी आई टी और यहाँ पे लिखा है V इक्वल टू आई आर। तो हम यहाँ पे वी आई के बदले में वी आई लिख दिए, सॉरी वी के बदले में आई आर लिख दिए, और हमारा आई टी के बदले में आई टी ही रहा। तो जब इन दोनों को कंबाइन किए तो हमको एक और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला मिला, यानी कि W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए, इसी ओम ला, ये हमारा ओम ला है, ओम ला को फिर से हम लोग अगर दूसरे तरीके से हम यूज़ करें तो हम I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर कह सकते हैं। अब इसको इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट मान लेते हैं, ये वाला इक्वेशन जो बना था इसको 5 नंबर माने। तो अब इक्वेशन 5 में जब हम I का वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो I के बदले में V बटा आर लिखे, यानी कि V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर के बदले में आर इंटू आर हमने लिख दिया है, आर टी के बदले में आर टी। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो गया। ये भी हमारा एक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारे 3 इक्वेशन बने। देखिए, ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन W का, दूसरा इक्वेशन, और यहाँ पे हमारा तीसरा इक्वेशन। अब इन जब तीनों को जब हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा मिलेगा W इक्वल टू H, यानी कि जितना वर्क डन होगा वहीं हीट में कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इन केस द कंडक्टर इज ए हीटिंग अप्लायंस, यानी कि ऐसा मशीन है जो हीटिंग के लिए यूज होता है, तो ये सारा एनर्जी जो है, यहाँ पे एनर्जी है, सारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए हम लोग 3 फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमारा तीनों फार्मूला यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट फार्मूला है, यह हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया, और यह हमारा थर्ड फार्मूला हो गया। अब इसको W इक्वल टू H इक्वल टू वी आई टी, यहाँ पे फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकेंड वाला आई स्क्वायर आर टी, और हमारा थर्ड वाला हमारा क्या हो गया, W इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। तो ये तीनों इक्वेशन हमारा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब कमर्शियल यूज होगा, यानी कि बिजनेस पर्पस से जब उसका यूज होगा तो उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, इसी को जानना है हमें। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारा कमर्शियल यूनिट होता है उसको KWH से डिनोट करते हैं, और नहीं तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि BOTU से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जैसे पावर मतलब होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, यहाँ पे पावर को हमने P से अगर डिनोट करें तो इक्वल टू होगा हमारा W बाई टी। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा आपका W इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब देखिए,
अब हमारा एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, यानी कि हमारा वर्क डन उतना ही होगा जितना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। तो इस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा पावर ऑफ अप्लायंस इनटू टाइम, यानी कि हमारा अप्लायंस का पावर कितना है और उसको कितने देर तक चलाया जाता है। अब जो हमारा कमर्शियल यूनिट यूज होता है उसको kWh यानी कि किलोवाट आवर कहते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, और 1 घंटे को अगर हम सेकंड में चेंज करें तो 3600 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि अगर हम एक यूनिट कमर्शियल यूनिट को यूज करें तो वो हमारे जूल में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I एंड रेजिस्टेंस। ये हमारा है कि हमारा पावर का करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम और वर्क डन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए, जब हम पावर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा द रेट ऑफ विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि जिस रेट से हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपना वर्क करता है उसी को उस अप्लायंस का पावर कहते हैं। इसको दूसरे टर्म में अगर कहा जाए कि द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, यानी कि जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ही तो वर्क डन होगा। तो इस तरह से वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा कि जिस रेट से हमारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वही उसका पावर है। तो अब देखिए, अगर हम करंट को I से डिनोट करें, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करें, टाइम को T से डिनोट करें और वर्क डन को W से डिनोट करें तो W इज इक्वल टू VIT होता है। अब देखिए, जब इसको पावर को हम जब बात करेंगे तो पावर बराबर अभी हमने देखा कि वर्क डन बाई टाइम टेकन होता है, और यहाँ पे W इज इक्वल टू VIT। तो यहाँ पे P वाले जगह पे, W वाले जगह पे VIT यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो पावर इज इक्वल टू VIT बटा में T हो जाएगा। इस T से इस T को कटा दिए, इनके पावर बराबर V इंटू I हो गया। अब देखिए, जब यूनिट की जब बात आएगी तो हमारा पावर का यूनिट होता है वाट, WATT। इसको और ज़्यादा हायर फॉर्म में चेंज किया जाए तो इसको किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। अब देखिए, जब ओम लॉ में हम पढ़े थे V इज इक्वल टू IR, तो हमारा P इज इक्वल टू, यहाँ पे VI हमने लिखा है ना, तो V के जगह पे IR लिख दिए, और हमारा I के जगह पे I रहेगा। तो हमारा I जैसे I और I में मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर R हो गया, यानी कि हमारा पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो यहाँ पे हमने ओम लॉ का यूज किया, इसी को अगर इस फॉर्म में चेंज कर दें तो हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। इसी वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें, फर्स्ट वाले में, तो देखिए क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू VI है, I मैंने V बटा R लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यानी कि पावर के लिए हमारे पास 2-3 टर्म मिल गए। पावर बराबर एक VI, एक I स्क्वायर R, एक V स्क्वायर बाई R। तो ये तीनों टर्म का यूज हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से हीटिंग इफेक्ट का सारा टॉपिक क्लियर होता है। अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद आप अपना राय ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर और कुछ सलाह देना चाहते हैं कि किस तरीके से छात्रों को पढ़ाया जाए जिससे कि हमारा जो ये मेहनत है उसका वास्तविक फल मिल पाए, क्योंकि हम मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे छात्रों को इससे लाभ मिल पाए। तो आपके सुझाव, सलाह सादर आमंत्रित हैं, ये ज़रूर बताएं और आशीर्वाद के रूप में लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।